So now we will start with the remaining portion of the mitochondria in this video of mitochondria part 2. तो लास्ट टर्न पे हमने माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर वगैरह डिटेल में देख लिया था और उसकी इनर मेम्ब्रेन पे जो ऑक्सीसोम्स या एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं उनके बारे में भी जान लिया था। आज हम माइटोकॉन्ड्रिया का केमिकल कॉम्पोजिशन देखेंगे सबसे पहले कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, किन किन चीज़ों से मिलके माइटोकॉन्ड्रिया बना होता है। तो इसका केमिकल कॉम्पोजिशन जिस साइंटिस्ट ने पता किया था उनका नाम था कॉन। अब इसको ऐसे मत समझ लीजिएगा कि ये कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ऐसा नहीं है। ये कौन है? दिस वाज द साइंटिस्ट जिन्होंने पता किया था कि इसका केमिकल कंपोजिशन क्या है। तो केमिकल कंपोजिशन में अगर हम इसमें बात करें कि प्रोटीन का कंटेंट कितना होता है तो इट इज़ 65 to 70%। लिपिड्स की अगर हम बात करें तो इट इज़ 25 to 30%। और इस 25 to 30% में जो फॉस्फोलिपिड होता है उसका अमाउंट कितना होता है? तो फॉस्फोलिपिड कंटेंट इसमें होता है 90%, यानी कि मोस्ट ऑफ द लिपिड इज इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फोलिपिड। और जो बच गया 10% वो होता है कोलेस्टेरॉल, विटामिन ई एटसेट्रा, और भी तमाम चीज़ें हैं। ये दो मेन हैं, आपको जानना है। तो ये कितना है? 10%। इसमें आरएनए कंटेंट की अगर हम बात करें तो आरएनए कंटेंट होता है 5 to 7%, और फाइनली डीएनए कंटेंट 2 to 5%। इसके बाद इसमें एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं, तो जाहिर सी बात है एंजाइम्स हमेशा मात्रा में कम होते हैं, इसीलिए इनको हम कहते हैं कि दे आर प्रेजेंट इन ट्रेसेस। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल भी कहते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। दिस टर्म इज ऑल्सो यूज्ड फॉर क्लोरोप्लास्ट। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल कह रहे हैं, वैसे ही क्लोरोप्लास्ट को भी हम सेमी ऑटोनॉमस कहते हैं। अब ये टर्म पहले समझ लेते हैं। सेमी का मतलब होता है हाफ, आधा। ऑटोनॉमी या ऑटोनॉमस का मतलब होता है सेल्फ सफिशिएंट या सेल्फ कंटेंट, या हिंदी में अगर हम कहें तो स्वायत्त। जैसे कि स्वायत्त संस्थाएं होती हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम किसी यूनिवर्सिटी को ही ले लें तो वो एक स्वायत्त संस्था है। इसका मतलब कि उसको अपने रूल रेगुलेशंस बनाने का हक है, क्लासेस कैसे कंडक्ट होंगी, कौन कंडक्ट कराएगा, एग्ज़ाम कब होगा, ये सारे रूल रेगुलेशन बनाने का सारा अधिकार यूनिवर्सिटी के पास है, तो वो पूर्ण रूप से स्वायत्त होती है। लेकिन यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि हाफ ऑटोनॉमस, यानी कि आधे तौर पे ये ऑटोनॉमस है। इसका मतलब क्या है ये जरा समझ लेते हैं। देखिए, कोई अगर सेल है हमारे पास तो उस सेल का जो कंट्रोल सेंटर है वो हमेशा न्यूक्लियस होता है। सेल में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उसको कंट्रोल करने की जिम्मेदारी न्यूक्लियस के पास है। इसीलिए इसको हम कभी कभी ब्रेन ऑफ सेल के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि भाई जैसे ब्रेन हमारी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, वैसे ही ये सेल को कंट्रोल कर रहा है। कौन? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस मेनली एक्ट किसकी वजह से करता है? क्योंकि न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होते हैं और क्रोमोसोम्स बने होते हैं डीएनए के। डीएनए में क्या प्रेजेंट होते हैं? कोड्स प्रेजेंट होते हैं, या हम इसको क्या कहें? जेनेटिक कोड्स। अब ये कोड किस चीज के लिए प्रेजेंट होते हैं? ये कोड प्रेजेंट होते हैं कि कौन सी प्रोटीन सिंथेसिस होगी। तो डीएनए से हम कह सकते हैं कि डीएनए क्या है? डीएनए इज बेसिकली जीन। जीन मतलब है कोई फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए का कोई फंक्शनल सेगमेंट ही जीन कहलाता है। तो अब इस डीएनए से या जीन से अगर इंफॉर्मेशन जो है किसी प्रोटीन के लिए पास होनी है तो वो कैसे होती है? सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है फॉर्मेशन ऑफ mRNA, और इस स्टेप को हम किस नाम से जानते हैं? दिस स्टेप इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। इसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं।
इसके बाद जब mRNA तैयार हो जाता है तो mRNA के बाद नेक्स्ट ये mRNA कहाँ चला जाता है, ये चला जाता है साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म, ये ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पे हो रहा था, न्यूक्लियस के ही अंदर। तो mRNA चला जाता है साइटोप्लाज्म के बाद, और यहाँ पे फिर राइबोसोम के पास ये पहुँचता है, और राइबोसोम इस mRNA से जानकारी लेके प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस एक्चुअली में कहाँ हो रही है, साइटोप्लाज्म में हो रही है। तो ये जो प्रोसेस है mRNA से राइबोसोम के पास जाना और प्रोटीन सिंथेसिस करवाना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन। इसके बारे में डिटेल में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये स्टेप्स आपको समझ में आ गए। इसका मतलब ये हो गया कि न्यूक्लियस में जो डीएनए प्रेजेंट है वो किसी न किसी प्रोटीन के लिए कोड कर रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि इस सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, सपोज दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया इनसाइड दिस सेल, ये माइटोकॉन्ड्रिया भी अपना डीएनए रखता है। अभी अभी हमने केमिकल कॉम्पोजिशन में बात की, 2 से 5% डीएनए होता है इसमें। तो इसका मतलब ये हो गया कि माइटोकॉन्ड्रिया भी डीएनए से एमआरएनए बनाएगा और एमआरएनए से फाइनली कोई प्रोटीन बनाएगा। और वो प्रोटीन कौन सी होगी, वो प्रोटीन होगी जो इस माइटोकॉन्ड्रिया के लिए एसेंशियल होगी या इसको फंक्शन परफॉर्म करने में हेल्प कर रही होगी। अभी हम प्रोटीन भी डिस्कस कर लेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि माइटोकॉन्ड्रिया अपनी कुछ प्रोटीन बनाने में सक्षम है, सारी प्रोटीन बनाने में सक्षम नहीं है, कुछ प्रोटीन बनाने में सक्षम है। इसीलिए इसको हम कहते हैं हाफ ऑटोनॉमस या सेमी ऑटोनॉमस। अगर ये अपनी सारी की सारी प्रोटीन्स बना लेता तब तो ये पूरी तरह से स्वायत्त हो जाता या ऑटोनॉमस हो जाता। तो चूंकि कुछ प्रोटीन ही अपनी बना सकता है, बाकी प्रोटीन के लिए ये न्यूक्लियस पे ही डिपेंड रहेगा। कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसीलिए इसको हम कहेंगे सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल। तो इतनी बात समझ में आई। तो इसी में जरा हम और आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम यहाँ पे सीक्वेंसली यानी प्रॉपर स्टेप वाइज तरीके से बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स होता है, इस मैट्रिक्स में क्या पाया जाता है, मैट्रिक्स कंटेन्स अ कंप्लीट प्रोटीन सिंथेसाइजिंग जेनेटिक सिस्टम। यानी कि इसमें डीएनए भी है, आरएनए भी है और राइबोसोम्स भी हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे। राइबोसोम्स इसमें कौन से होते हैं, 70S टाइप के माइटोकॉन्ड्रिया में। तो क्या हो गया इसमें, इसमें डीएनए है, इसमें राइबोसोम्स हैं। जाहिर सी बात है इस डीएनए से एमआरएनए बन ही जाएगा। और फाइनली इसमें वो सारे एंजाइम्स भी हैं जो किन किन कामों के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, एंजाइम्स फॉर रेप्लिकेशन। किसका रेप्लिकेशन, डीएनए का। ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन से क्या बनेगा, एमआरएनए। और फाइनली ट्रांसलेशन, तो ट्रांसलेशन से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगी। तो इतना सारा काम ये माइटोकॉन्ड्रिया खुद से परफॉर्म कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए कंटेंट होता है उसमें कितनी जीन्स होती हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए होता है इसमें 37 जीन्स प्रेजेंट होती हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। और इन सारी जीन्स का जो सीक्वेंस था वो हमने बहुत पहले ही पता कर लिया था, सीक्वेंस्ड इन 1981। अब ये जो जीन्स प्रेजेंट होती हैं तो इन जीन्स का, जीन मतलब वही डीएनए, तो इन जीन्स का क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा। तो जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो हमको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं ये भी यहाँ पे समझ लीजिए। ट्रांसक्रिप्शन के बाद हमको 2 तरीके के यानी कि 2 टाइप्स ऑफ आरएनए मिलते हैं, यानी कि राइबोसोमल आरएनए।
हमको लगभग 22 टाइप के टीआरएनए मिलते हैं। टीआरएनए का मतलब हो गया ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर यहां पे हम लिख देते हैं आर फॉर राइबोसोमल, टी फॉर ट्रांसफर, या इसको सॉल्यूबल आरएनए भी कहते हैं। और 13 टाइप के हमको मिलते हैं एमआरएनए। एमआरएनए का मतलब हो गया मैसेंजर आरएनए, इसी की अभी हम बात कर रहे थे। तो ये मैसेंजर आरएनए हो गया। अब जितने मैसेंजर आरएनएज होंगे उतनी ही प्रोटीन्स बनेंगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कितने टाइप की प्रोटीन्स बनेंगी? 13 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स। ये प्रोसेस आपको डिटेल में बाद में हम बताएंगे कि क्यों जितने एमआरएनए होंगे उतने ही टाइप की प्रोटीन्स बनेंगी। अभी फिलहाल इसको याद रखना है। तो ये जो 13 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स बन रही हैं, ये बेसिकली कहाँ कहाँ पे अपना रोल प्ले करती हैं? तो दे एक्ट एज कंपोनेंट्स ऑफ रेस्पिरेटरी चेन कॉम्प्लेक्स। रेस्पिरेटरी चेन कॉम्प्लेक्स। अगर ये सारी चीज़ें अभी ना समझ में आ रही हो तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम डिटेल में बताएंगे। और ये रेस्पिरेटरी चेन कॉम्प्लेक्स कहाँ पे पाया जाता है? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। जाहिर सी बात है। और ये जो 13 टाइप की प्रोटीन्स हैं, ये टोटल प्रोटीन का कितना परसेंट बना रही हैं? 5%। 5% ऑफ टोटल प्रोटीन्स प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जितनी भी प्रोटीन्स हैं उसका 5% प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रिया खुद से बना लेता है। और बाकी का जो 95% है वो कहाँ से आता है? तो रेस्ट, यानी कि बचा हुआ रेस्ट 95% इज कोडेड बाय न्यूक्लियर डीएनए, यानी कि न्यूक्लियस इसके लिए जिम्मेदार है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब ये जो न्यूक्लियर डीएनए कोड कर रहा है इन प्रोटीन्स को, तो ये प्रोटीन्स एक्चुअली में सिंथेसाइज कहाँ होती हैं? ये प्रोटीन सिंथेसाइज होती हैं साइटोसॉल में बाय फ्री राइबोसोम्स। अभी हम आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ाएंगे तो उसमें आपको हम एक टाइप का बताएंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये मेम्ब्रेन जैसा होता है, इसी पे राइबोसोम्स चिपके रहते हैं इस तरह से। तो उनको हम कहते हैं अटैच्ड राइबोसोम्स। अटैच्ड राइबोसोम्स। लेकिन यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं? फ्री राइबोसोम्स की। ये ऐसे राइबोसोम्स होते हैं जो इस तरह से साइटोप्लाज्म में पड़े रहते हैं। ये न्यूक्लियस हो गया सपोज, तो ये फ्रीली साइटोप्लाज्म में तैरते रहते हैं, तो इन्हीं को हम कहते हैं फ्री राइबोसोम्स। तो इन 95% प्रोटीन्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की सिंथेसिस कौन करेगा? फ्री राइबोसोम्स ऑफ साइटोसॉल। अब ये बन तो गए, लेकिन बनने के बाद ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कैसे जाएंगे? ये भी तो बात है भाई। इन प्रोटीन्स को, जो यहाँ नए नए प्रोटीन्स बनने, इसको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाना है, तो वो कैसे जाएंगे? तो वो जाने के लिए, इन प्रोटीन्स को अंदर भेजने के लिए स्मॉल सिग्नल पेप्टाइड्स अटैच कर दिए जाते हैं इन प्रोटीन्स से। और ये सिग्नल पेप्टाइड्स क्या करते हैं? दे गाइड द प्रोटीन टू माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब ऐसे समझिए कि कोई प्रोटीन है, इस तरह से ऐसे बना। प्रोटीन का स्ट्रक्चर वैसे ही बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, लार्जेस्ट बायोमोलिक्यूल की तरह एक्ट करता है। अब इसी प्रोटीन के ऊपर एक छोटा सा सिग्नल पेप्टाइड यहाँ पे अटैच कर दिया गया। ये छोटा सा क्या है? दिस इज सिग्नल पेप्टाइड। अब इसी सिग्नल पेप्टाइड की हेल्प से ये जो प्रोटीन है वो किस ऑर्गेनेल के अंदर चला जाएगा? आराम से वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, इस तरह से, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके अंदर ये एंट्री पा जाएगा। अब यहाँ पे भाई प्रोटीन हमने बड़ी बना दी है, तो आप समझ सकते हैं छोटी होगी माइटोकॉन्ड्रिया, जाहिर सी बात है, बड़ा होगा, ऑर्गेनेल बड़ा है ये। तो मेरे ख्याल से माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल की तरह कैसे काम कर रहा है, इसको हमने
डिटेल में आपको समझा दिया। अब लास्ट में एक पॉइंट इसमें ये भी रह जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो कभी भी डी नोवो तरीके से नहीं बनता है। यानी कि पहले ये स्टेटमेंट लिखिए, उसके बाद समझते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज नेवर फॉर्म्ड डी नोवो। अब डी नोवो टर्मिनोलॉजी का क्या मतलब है, ये थोड़ा सा हमको समझना है। डी नोवो का मतलब होता है कि बाय इटसेल्फ, यानी कि हमने जैसे अगर घर बनाना है तो सीमेंट रख दिया, सरिया रख दिया, बालू है, अब उससे क्या होगा कि एक नया घर तैयार हो जाएगा। लेकिन कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि एक घर बनके तैयार हुआ और उस घर ने रेप्लिकेशन किया और दूसरा घर बगल में अपने आप बना लिया। ये पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया चूंकि सेल ऑर्गेनेल है तो इसके साथ ये पॉसिबिलिटी है। माइटोकॉन्ड्रिया दे अराइज ओनली बाय ग्रोथ एंड डिवीजन। ध्यान रखना है, माइटोकॉन्ड्रिया की पहले ग्रोथ होगी और उसके बाद वो डिवाइड करेगा। डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया, ये बात बहुत इंपॉर्टेंस की है। इसका मतलब ये हो गया कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम अगर कंसीडर करें तो ये एक तरह से पूरी की पूरी सेल की तरह बिहेव कर रहा है, ना कि एक ऑर्गेनेल की तरह। तो इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया और इस तरह के जो अदर ऑर्गेनेल्स हैं जैसे क्लोरोप्लास्ट वगैरह हो गया, इनके लिए एक थ्योरी प्रपोज की गई। उस थ्योरी को हम कहते हैं एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी का मतलब क्या हो गया? एंडो का मतलब अंदर, सिम्बायोटिक का मतलब होता है सहजीवी, जो एक साथ जीवित रहे या रहे। इसमें क्या प्रपोज किया गया? ये थ्योरी बेसिकली हमको ये बताती है कि यूकैरियोटिक सेल्स कैसे बनी। भाई सबसे पहले तो प्रोकैरियोटिक सेल्स आई, उनसे यूकैरियोटिक सेल्स कैसे बनी, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए इस थ्योरी का सहारा लिया जाता है। तो सपोज करिए कि पहले के ज़माने में ये बहुत सारी ऐसे प्रोकैरियोटिक सेल्स थी, इसमें से कोई एक प्रोकैरियोटिक सेल थोड़ा सा बड़ी हो गई, और जब बड़ी हो गई तो इसने क्या किया कि बगल वाली 2-3 ये प्रोकैरियोटिक सेल्स को अपने अंदर ले लिया। अब अंदर लेने के बाद जाहिर सी बात है इसके अंदर ये छोटी छोटी प्रोकैरियोटिक सेल्स पहुंच गई। लेकिन इस बड़ी वाली प्रोकैरियोटिक सेल ने इन अंदर ली हुई सेल्स को डाइजेस्ट नहीं किया, इनको हजम नहीं किया, रादर इनसे काम लेना शुरू कर दिया। और उसके बाद क्या हो गया, जब ये डिवाइड की, ये बड़ी वाली डिवाइड की, तो इसने अपनी जैसी एक और बना ली और इसके अंदर वाली भी डिवाइड करके अपने जैसे इस तरह से और तैयार कर ली है। और बाद में ये जो अंदर घुस गई थी प्रोकैरियोटिक सेल्स, यही किस तरह से बिहेव करने लगे? एज एन ऑर्गेनेल। और इसी तरह से यूकैरियोटिक सेल का इवोल्यूशन हुआ। तो इसीलिए आज भी हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की अभी हम बात कर रहे हैं तो उसमें हमने देखा कि उसमें डीएनए है, आरएनए है, उसके एंजाइम्स हैं, उसकी अपनी एक मेम्ब्रेन है, बाउंड्री है। यही सारी चीज़ें जो है क्लोरोप्लास्ट के साथ भी लागू होती है। तो ये एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी यही बताती है कि अंदर घुसे और सहजीवी की तरह रहने लगे और इसी से यूकैरियोटिक सेल का इवोल्यूशन हुआ। ये बात क्लियर हो गई। एक पॉइंट लास्ट में और इसमें हमको जानना है, और वो ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो जीन होती हैं, माइटोकॉन्ड्रियल जीन, इनका इनहेरिटेंस किस तरह से होता है? तो ये सिर्फ और सिर्फ इनहेरिट होती हैं, दे आर इनहेरिटेड ओनली फ्रॉम फीमेल पेरेंट। माइटोकॉन्ड्रिया की जो जीन्स होती हैं वो माता के सेल से हमको प्राप्त होती हैं। जैसे भाई जब फर्टिलाइजेशन का समय होता है तो उसमें ये एक एग सेल होता है जिसको हम ओवम कहते हैं, और एक ये स्पर्म होता है, इसमें फ्लैजिला होता है इस तरह से। तो स्पर्म का सिर्फ न्यूक्लियस वाला पोर्शन ही ओवम में एंटर करता है, बाकी का स्पर्म जो है वो एंटर नहीं करता है। तो अब ये न्यूक्लियस सिर्फ एंटर कर गया तो जाहिर सी बात है अब ओवम किस चीज़ में ट्रांसफॉर्म हो गया? आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट में ट्रांसफॉर्म हो गया। जाइगोट शुड बी अ कंप्लीट सेल।
तो यहाँ तो सिर्फ न्यूक्लियस आया, तो ऑर्गेनेल्स किसके होंगे यहाँ पे, इसी ओवम के ही ऑर्गेनेल्स यहाँ पे बचे हुए होंगे। तो यानी यहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रिया होगा वो किसका होगा, वो मदर का होगा या फीमेल पेरेंट का। तो कभी भी इस तरह का इनहेरिटेंस जो सिर्फ और सिर्फ फीमेल पेरेंट की वजह से हो रहा हो या उस ओवम के साइटोप्लाज्म की वजह से हो रहा हो, तो उसको हम पहला तो मैटरनल इनहेरिटेंस कहेंगे, चूंकि माता का ही जो सेल है वो इस्तेमाल हो रही है, मैटरनल इनहेरिटेंस। और दूसरा इसी को हम कह देंगे साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, क्योंकि साइटोप्लाज्म में जो ऑर्गेनेल्स थे उनकी जीन्स इनहेरिट हो रही है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब लास्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड, दैट इज द फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसके काम भी हम थोड़ा सा जान लें, फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें सबसे पहला या हम कहें मेन फंक्शन क्या है माइटोकॉन्ड्रिया का, तो वो यही है कि फॉर्मेशन ऑफ बायो एनर्जी। बायो एनर्जी किस फॉर्म में होती है, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये सबसे इंपॉर्टेंट और मेन फंक्शन है इसका, और इसी वजह से इसको हम एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनेल भी कहते हैं। एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनेल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये कर क्या रहा है बेसिकली कि ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने में, ग्लूकोज का यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन। उस ब्रेक डाउन की वजह से जो केमिकल एनर्जी रिलीज हो रही है, केमिकल एनर्जी, उस केमिकल एनर्जी को ये कन्वर्ट कर रहा है बायो एनर्जी के फॉर्म में, यानी कि एटीपी के फॉर्म में। इसीलिए इसको हमने कहा एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनेल। अब ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसमें, या पूरा ये जो फंक्शन ये माइटोकॉन्ड्रिया अपना परफॉर्म कर रहा है, उसमें 4 लिंक्ड प्रोसेसेस होते हैं। तो मतलब ऐसे इसको अगर हम स्टेटमेंट दें कि दिस फंक्शन इज अचीव्ड बाय, अचीव्ड या थोड़ा सा और अच्छा टर्म अकॉम्प्लिश्ड बाय, accomplished by 4 linked processes। linked मतलब कि एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं ये प्रोसेस, एक के बाद एक होते हैं। पहला प्रोसेस इसमें होता है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। दूसरा स्टेप इसमें होता है, सेकंड स्टेप आप लोग जानते होंगे, क्रेब्स साइकिल। तीसरा स्टेप होता है ETS, या इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और चौथा जो प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इन चारों स्टेप्स की डिटेल हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी ऑर्गेनेल में नहीं। तो स्टेप्स के सीक्वेंस आपको पता होने चाहिए। अब इसके अलावा हम जो अदर फंक्शंस हैं माइटोकॉन्ड्रिया के, मेन फंक्शन हमने डिस्कस कर लिया, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, अदर जो फंक्शंस हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अदर फंक्शंस, नंबर 2, पहला तो हमने देख लिया मेन फंक्शन। अब नंबर 2 जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया किस तरह से एक्ट करता है, इट एक्ट्स एज साइट ऑफ थर्मियोजेनेसिस। थर्मियोजेनेसिस का मतलब क्या हो गया, प्रोडक्शन ऑफ हीट। भाई जाहिर सी बात है कोई भी केमिकल कन्वर्जन 100% एफिशिएंट नहीं होता है। तो जब ये ग्लूकोज से एटीपी फाइनली बना रहा होगा तो जाहिर सी बात है कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो तो हीट के फॉर्म में निकल जाएगी, और इसी हीट से क्या हो गया, गर्मी पैदा होगी। तो यही जो है प्रोडक्शन ऑफ हीट का काम करेगी। तो उसकी जगह कौन होती है, हीट कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में, जो कि सेल को वार्म रखता है और अल्टीमेटली पूरी बॉडी को वार्म रखता है। सेकंड जो, या थर्ड इसको कहें, बीटा ऑक्सीडेशन।
ये थर्ड फंक्शन है बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स। इसका डिटेल आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसको एज सच याद रखना है, सिलेबस में है नहीं वो। फोर्थ जो फंक्शन है उसका वो है मेंटेनेंस ऑफ कैल्शियम लेवल इन साइटोप्लाज्म। ये भी आपको ध्यान रखना है, इसकी मैकेनिज्म थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए दैट इज़ बियॉन्ड द स्कोप ऑफ योर सिलेबस। पांचवा जो फंक्शन है वो है कि माइटोकॉन्ड्रिया प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल इन एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस ये क्या चीज़ होती है? एपोप्टोसिस का मतलब होता है प्रोग्राम्ड सेल डेथ। प्रोग्राम्ड सेल डेथ, भाई जाहिर सी बात है, आदमी पैदा हुआ है तो वो मरेगा ही मरेगा। उसी तरह से सेल पैदा हुई है तो उसका एक टाइम आएगा, वो मरेगी ही मरेगी। जैसे कि आरबीसी का अगर हम एग्जांपल ले लें तो हमारे पास जो आरबीसी होती है सिर्फ 120 दिन के लिए होती है। 120 डेज ही उसका लाइफ स्पैन होता है, उसके बाद उसको मरना है। तो वो मरना जो होता है ऐसे रैंडम नहीं होता है, उसका भी पूरा पहले प्रोग्राम डिज़ाइन किया होता है कि किस तरीके से वो मरेगी। उसका न्यूट्रिशन जो है लेवल वो कम होता रहेगा, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया, आरबीसी की बात करें तो उसमें तो माइटोकॉन्ड्रिया खैर होता ही नहीं है, तो उसमें तो जो भी चीज़ें हैं उसकी रिक्वायर्ड वो एरिथ्रोब्लास्ट स्टेज में ही उसको मिल जाती हैं। उसके बाद तो उसमें से न्यूक्लियस ऑर्गेनेल सब गायब हो जाते हैं, तो इसमें तो स्टोरेज ही 120 दिन बाद ख़त्म हो जाएगा। भाई खाना पीना इनके पास सिर्फ 120 दिन का होता है, उसके बाद अपने आप मर जाएंगी बिकॉज ऑफ डेफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स। लेकिन बाकी जो सेल्स होती हैं उसमें माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, वो एटीपी फॉर्मेशन को बंद कर देता है जब सेल का लाइफ स्पैन पूरा हो जाता है। जब एटीपी ही नहीं रहेगा, एनर्जी ही नहीं रहेगी, तो जाहिर सी बात है सेल मरेगी ही मरेगी। तो दिस एपोप्टोसिस या प्रोग्राम सेल डेथ इज ब्रॉट अबाउट बाय माइटोकॉन्ड्रिया। अब कैंसर सेल्स में क्या होता है कि ये एपोप्टोसिस नहीं होती है। ध्यान रखिएगा, कैंसर सेल्स में कुछ ऐसी सेल्स होती हैं कैंसर की जिसमें एपोप्टोसिस ही नहीं होती है। इसका मतलब वो सेल मर ही नहीं रही हैं, और जब मरेंगी नहीं तो जाहिर सी बात है वो फिर डिवाइड करेंगी। जब डिवाइड करेंगी तो फिर क्या होगा, उनकी संख्या लगातार बढ़ती रहेगी, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कैंसर सेल्स की, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। वहाँ पे एपोप्टोसिस डिस्टर्ब हो जा रही, तो मरना भी ज़रूरी है। नहीं तो अब आदमी की बात कर लें, अगर पृथ्वी पे आदमी जो है पैदा होते रहेंगे मरेंगे नहीं तो क्या होगा, पृथ्वी ओवरलोड हो जाएगी, फूट जाएगी पृथ्वी। खैर, तो ये कंप्लीट हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसके बाद नेक्स्ट ऑर्गेनेल हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, दैट इज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।